प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास पेपर नंबर 10 प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। और हम निरंतर रूप से विधिक परिषदें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर अपनी चर्चा जारी कर रखे हैं। पिछली क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय विधिक परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की थी। आज अपनी क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय विधिक परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किन परियोजनाओं के लिए, किन पर्पज के लिए निधियों का गठन कर सकती है, किन किन परियोजनाओं हेतु वह फंड्स का गठन कर सकती है, उसके ऊपर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 7 क्लोज 2 ये बताता है कि भारतीय विधिक परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये शक्ति प्राप्त है कि वह निम्न परियोजनाओं पर्पज के लिए क्या कर सकता है, पृथक से निधियों का गठन कर सकता है। यानी कि वह अपने फंड का जो कलेक्शन है, सेक्शन 7 क्लोज 2 हमें यह बताता है कि वह किन परियोजनाओं हेतु, किन कार्यों हेतु क्या करेगा, फंड्स का कलेक्शन करेगा। तो सेक्शन 7 क्लोज 2 हमें बता रहा है कि निर्धन और निःशक्त अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देना। जो व्यक्ति निर्धन हैं या डिसेबल्ड एडवोकेट्स हैं, व्यक्ति नहीं एडवोकेट्स, जो निर्धन और निःशक्त अधिवक्ता हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए फंड का कलेक्शन कर सकती है। इस पर्पज के लिए वह अलग से क्या कर सकता है, फंड का व्यवस्था कर सकती है। फिर एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, अधिवक्ताओं की कल्याण के स्कीमों का संचालन करने हेतु क्या कर सकती है, अलग से फंड का गठन कर सकती है। फिर लॉ लाइब्रेरीज की स्थापना करने हेतु अलग से फंड का गठन कर सकती है। तो मुख्य रूप से 3 चीजें बताई गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मुख्य रूप से निर्धन व निःशक्त अधिवक्ताओं के लिए, एडवोकेट्स के वेलफेयर्स के लिए, लॉ लाइब्रेरीज के लिए क्या कर सकता है, सेपरेट फंड का गठन कर सकता है, उनके लिए अलग से धन की व्यवस्था कर सकता है। अब बात आई कि वह ये जो फंड है वो कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसी एक्ट की धारा 7 क्लोज 3 हमें यह कहता है कि वह इन फंड्स के लिए क्या कर सकता है, अनुदान, चंदा और दान, ग्रांट, डोनेशन और गिफ्ट ले सकता है। इसके जरिए जो पैसा कलेक्ट होगा, जो धन प्राप्त होगा, उन धनों को वह इन कार्यों के लिए जो फंड्स बनाए गए हैं अलग अलग, उनमें जमा कर सकती है। अधिवक्ताओं को सहायता करने के लिए, जो निर्धन और निःशक्त हैं उनके कल्याण की योजनाओं के लिए, या लॉ लाइब्रेरीज की व्यवस्था करना, ई लाइब्रेरीज की व्यवस्था करना, इन सब के लिए वो क्या कर सकेगा, अनुदान ले सकेगा, चंदा ले सकेगा, गिफ्ट ले सकेगा, और इनके द्वारा जो उसे धन प्राप्त होगा वह इन फंड्स, इन कार्यों के लिए खर्च कर सकेगा। अब आता है कि क्या भारतीय विधिक परिषद जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्य बन सकती है? बिल्कुल हाँ। इस एक्ट यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 7 क्लोज 1 ये कहता है कि भारतीय विधिक परिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधिक संगठन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहायता संगठन, इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन, इन 2 का वह क्या कर सकता है, सदस्य बन सकता है। सेक्शन 7A एडवोकेट एक्ट 1961 ये प्रावधान करता है कि भारतीय विधिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्य बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय कौन से हुए, अंतर्राष्ट्रीय विधिक संगठन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहायता संगठन। इन 2 की वह क्या कर सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। भारतीय विधिक परिषद को यह भी शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल सेमिनार में अपने प्रतिनिधि को भेज सके और उस पर होने वाले खर्च का वहन कर सके। पहला तो वह इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बन सकता है और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किए जाने वाले कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में
अपना प्रतिनिधि भेजने हेतु खर्च का भी व्यय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। फिर आता है कि भारतीय विधिक परिषद का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ होगा और उसका अधिवेशन और मीटिंग कहाँ होगी। तो इस एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 10 क्लोज ए ये कहता है कि भारतीय विधिक परिषद का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसके अधिवेशन जो मीटिंग है वो नई दिल्ली अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर जहां लिखित कारण दर्शित करते हुए निर्धारित किए जाए वहां पर उसकी मीटिंग्स होगी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उसकी जो मीटिंग है वह दिल्ली या दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकेगी कारणों का उल्लेख करते हुए। अब बात आती है कि भारतीय विधिक परिषद किन समितियों का गठन कर सकती है। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी, जब हमने सेक्शन 7 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की बात की थी, तो उसमें एक कार्य हमने ये भी बात की थी कि अनुशासन समिति और अन्य समितियों का गठन करना और उन समितियों के द्वारा किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, यानी कि मामले की सुनवाई करते समय वे जो कमेटीज होंगी वह किस प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। ये इंपॉर्टेंट काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वो किन समितियों का गठन कर सकती है, तो सबसे पहले हमने वहां पर भी बात की थी डिसिप्लिनरी कमेटी। भारतीय विधिक परिषद के द्वारा अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 9 क्लोज 1 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये शक्ति देती है कि वह एक या एक से अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी। आवश्यकता अनुसार एक, या अगर मामले ज़्यादा हैं तो जितनी आवश्यकता है, तो क्या कहता है सेक्शन कि एक या एक से अधिक आवश्यकता अनुसार वह क्या करेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुशासन समितियों का, डिसिप्लिनरी कमेटीज का गठन करेगी। अब ये कमेटी कैसे बनेगी, तो ऐसी समिति 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी चाहे वह एक हो या एक से अधिक हो। अगर एक से अधिक है तो एक में 3, फिर दूसरी में 3, फिर तीसरी में 3, इस प्रकार से 3-3 सदस्यों से मिलकर डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन होगा। और ये जो सदस्य होंगे वो इसी परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे। देखो लॉ में ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखा जा रहा है, निर्वाचित सदस्य। हमने बात की थी 2 प्रकार के सदस्य होंगे, पदेन सदस्य और निर्वाचित सदस्य। पदेन सदस्य जो एक्स ऑफिशियो मेंबर वो होंगे जो भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल है। यहाँ पर डिसिप्लिनरी कमेटी जो बनाई जा रही है वह निर्वाचित सदस्यों में से बनाई जा रही है, पदेन सदस्यों में से नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसी समितियों का गठन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे और उन 3 सदस्यों से जिस कमेटी का गठन होगा उसमें जो अधिवक्ता सबसे सीनियर होगा वह उस कमेटी का चेयरमैन होगा। अगर एक कमेटी बनी है तो उन 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी और उन 3 व्यक्तियों में जो सबसे सीनियर है वह क्या होगा, उस कमेटी का चेयरमैन होगा। फिर इसी प्रकार से दूसरी कमेटी बनी, अगर सपोज कीजिए आवश्यकता पड़ी है और एक और डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है तो वो भी 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब उन 3 सदस्यों में जो सबसे सीनियर होगा वह उस कमेटी का चेयरमैन होगा। दूसरी जो कमेटी बनेगी वह बनेगी विधिक सहायता समिति, लीगल एड कमेटी। सेक्शन 9 क्लोज ए कहता है कि भारतीय विधिक परिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक या एक से अधिक, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि एक या एक से अधिक अनुशासन समिति, ठीक उसी प्रकार से एक या एक से अधिक लीगल एड कमेटी का गठन करेगी और ऐसी कमेटी में अधिकतम 9 और न्यूनतम 5 सदस्य होंगे। इस प्रकार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया समय समय पर इन कमेटियों का भी गठन करेगा। तो हमने आज की क्लास में हमारे ये देखा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया किन प्रयोजन के लिए निधियों या फंड का गठन कर सकती है, जिनका ये गठन कर रही है उसमें पैसा कहाँ से आएगा, तो वह अनुदान, चंदा या दान के द्वारा जो धनराशि प्राप्त होगी वह इन फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। वह अंतर्राष्ट्रीय निकायों का सदस्य भी बन सकेगा, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय विधिक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहायता संगठन, इन संगठनों में होने वाले कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के लिए अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकेगी। फिर हमने देखा आज की क्लास में कि इसका जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा और इसकी मीटिंग दिल्ली या अन्य किसी स्थान पर हो सकेगी। अन्य किसी स्थान पर होने पर कारण का
उल्लेख करना होगा। फिर हमने बात की कि भारतीय विधिक परिषद किन समितियों का गठन कर सकती है, तो मुख्य रूप से हमने बात की कि अनुशासन समिति और विधिक सहायता समिति, ये दो प्रकार की जो समितियां हैं उनका गठन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इससे आगे हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।